नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बड़ा खेल करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन एक बार फिर विवादों में फंस गए। ये मामला शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई जमीन की गड़बड़ियों का है। विश्व भारती की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों में अमर्त्य सेन का भी नाम शामिल है। विश्वविद्यालय प्रबंधन एक पत्र और विश्वविद्यालय के कई भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की सूची भेजी गई। सूची में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का भी नाम शामिल है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लिखा कि कई निजी लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कुछ ने तो जमीन को बेच भी दिया। गर्ल्स हॉस्टल, अकादमिक विभाग, कार्यालय, यहाँ तक कि कुलपति के आधिकारिक बंगले को भी गलत दर्ज किए गए भूखंडों की सूची में शामिल किया गया है। प्रबंधन का आरोप है कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में गलत स्वामित्व दर्ज करने की वजह से विश्वविद्यालय की भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है और निजी लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा खरीदी गई कई भूमि पर रेस्तरां, स्कूल और अन्य व्यवसाय खोल दिए हैं। जमीन घोटाला मामले में अमर्त्य सेन का नाम आते ही ममता बनर्जी उनके बचाव में सामने आ गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि अमर्त्य सेन जमीन बचाने क्यों जाएंगे? वास्तव में वह वैचारिक रूप से भाजपा विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार और साजिश की जा रही है। परंतु ये ध्यान रहे कि अमर्त्य सेन का अपमान करना बंगाल का अपमान है। उनके जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए इस तरह की साजिश निंदनीय है। अमर्त्य सेन का नाम आगे आने के बाद बंगाल की सियासत में उफान आ गया। विश्व भारती के गलत रिकॉर्ड 1980 और 1990 के दशक में तैयार किए गए थे। इन भूखंडों में से अधिकांश शांति निकेतन के पूर्वपल्ली इलाके में हैं, जो कि आश्रम में रहने वालों के आवासीय हब के रूप में जाना जाता है। विश्व भारती के कार्यालयों के दस्तावेज और सीएजी की उक्त रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई, जिसमें विश्व भारती की भूमि के अतिक्रमण को 1990 के दशक के अंत में होना बताया गया है। सेन ने 2006 में 99 साल की लीज होल्ड भूमि को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए तत्कालीन कुलपति को लिया था। कार्यकारी परिषद के फैसले के बाद ये हो गया, लेकिन अतिरिक्त भूमि विश्वविद्यालय को सेन ने वापस नहीं की। जुलाई 2020 में विश्व भारती के संपत्तियों का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर ने विभिन्न कार्यालयों को जारी एक गोपनीय आंतरिक रिपोर्ट में कहा कि विश्वविद्यालय ने 77 भूखंडों के स्वामित्व के रिकॉर्ड में सुधार का मामला उठाया। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्वपल्ली, दक्षिणपल्ली, श्रीपल्ली क्षेत्रों के पट्टे वाले भूखंडों से अनाधिकृत कब्जे हटाए जाने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं। वहीं वीसी विद्युत चक्रवर्ती ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि संपत्ति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर और बाद में उनके बेटे रतिंद्रनाथ को आईपीएस अधिकारियों, शिक्षाविदों और शाही परिवार के सदस्यों जैसे प्रतिष्ठित लोगों को शांति निकेतन में निवास करने का आश्वासन मिला और आश्वासन के साथ ये कि उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। 99 साल की लीज के बदले में उनमें से कुछ ने विश्व भारती के विकास कोष में धन का योगदान दिया। हालांकि मूल पट्टेदारों में से कई ने टैगोर और उनके बेटे के निधन के बाद अपने भूखंडों को अवैध रूप से ट्रांसफर करवा लिया। वर्तमान में अधिकांश वारिस गैर निवासी शांति निकेतन है, जो परिसर में प्रमुख भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। कई व्यवसाय कर रहे हैं। ये लोग इन जमीनों को विश्वविद्यालय परिसर के तौर पर नहीं देखते हैं। विश्व भारती के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि सेन अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास विश्वविद्यालय की भूमि का बड़ा हिस्सा अनधिकृत तौर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने परिसर के आसपास के क्षेत्र में भूखंडों को बेचकर बड़ा लाभ कमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह के असम पहुंचने से पहले ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की लाइन ज्यादा बड़ी न हो, इसके लिए कांग्रेस सक्रिय है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अपने विधायक अजंता नियोग को कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजंता के निष्कासन को स्वीकृति प्रदान की। अमित शाह की मौजूदगी में असम की पूर्व मंत्री अजंता भाजपा में शामिल होने वाली हैं। सिर्फ अजंता नुआग ही नहीं, उनके साथ कांग्रेस के दो और दूसरे विधायक रोजलीन तिर्के और राजदीप गोवाला भी बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की तरह ही असम में भी 2021 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दोनों ही राज्यों में विधायकों के अपनी पार्टियों से टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
बंगाल में कुछ दिनों पहले ही टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि असम में भी वही कहानी फिर से दोहराई जाने वाली है। गोलाघाट विधानसभा से 4 बार की विधायक अजंता नेओग असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की काफी करीबी मानी जाती हैं। उन्हें गोगोई सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था। कुछ ही दिन पहले नेओग ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी। इसके बाद ही कांग्रेस की नजर उन पर टेढ़ी हो गई थी। उन्हें पहले असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रंजन बोरा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब न मिलने पर नेओग को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर उन्हें शुभेंदु अधिकारी की तरह ही भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह के दौरे पर नेओग के साथ 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें गोलाघाट विधानसभा के कुछ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। इसके पहले सरूपथर सीट से कांग्रेस विधायक रोजलिन तिर्के भी राज्य के सिंचाई मंत्री भावेश कतीला की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर गई थी। उनके भी शाह के दौरे पर भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें थी। इसके अलावा लखीमपुर विधायक राजदीप ग्वाला, जिन्हें अक्टूबर में कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, उनके भी भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है। असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी 60 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि उसके सहयोगियों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के क्रमशः 14 और 12 विधायक हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस के इस समय 22 विधायक हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 14 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर न सिर्फ निशाना साधने लगे हैं, बल्कि ये यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपने की पैरोकारी भी करने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के हिसाब से विपक्ष की कोई हैसियत नहीं बची। सामना में संपादकीय के जरिए शिवसेना ने इशारों ही इशारों में केंद्रीय विपक्ष पर हमला बोला और यूपीए की कमान सोनिया गांधी से लेकर पवार को सौंपने की वकालत की है। शिवसेना का कहना है कि जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते, तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। शिवसेना ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली की सड़क पर हिरासत में लिया जाता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है और महाराष्ट्र सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सामना में लिखा कि दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू है। आंदोलन को लेकर सत्ता में बैठे लोगों की बेफिक्री दिख रही है और इस बेफिक्री का कारण है देश का कमजोर विपक्ष। केंद्र में मौजूदा विपक्ष बेजान हो चुका है। हालिया विपक्षियों की अवस्था बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसी है। इसलिए महीने भर से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। लिहाजा बंजर गांव की हालत सुधारनी होगी ही, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। सामना में सीधे सीधे कांग्रेस का नाम लेते हुए लिखा, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का एक राजनीतिक संगठन है। इस यूपीए की अवस्था फिलहाल एक एनजीओ की तरह नजर आती है। यूपीए में शामिल पार्टियां किसानों के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। यूपीए में शामिल एनसीपी के अलावा दूसरी पार्टियां किसानों के इस मुद्दे पर आक्रामक होती नहीं दिखाई दे रही हैं। शरद पवार की तारीफ करते हुए सामना में लिखा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। उनके अनुभव का फायदा प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियां भी लेती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेली लड़ रही हैं। केंद्र सरकार सत्ता के जोर पर ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे वक्त में तमाम विरोधी दलों ने ममता बनर्जी के पीछे मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन इस कठिन दौर में ममता बनर्जी की केवल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से ही बात होने की खबर है, और अब पवार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। ये काम कांग्रेस के नेतृत्व में करने की जरूरत थी। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी पार्टी की है जिसके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है। शिवसेना ने सीधा सीधा कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चयन पर सवाल उठाए और यूपीए के भविष्य के बारे में पूछा। सामना में लिखा कि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष। उन्होंने अभी तक यूपीए का अध्यक्ष पद बड़ी ही बखूबी तरीके से संभाला, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हो या अहमद पटेल, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या होगा, इसका भ्रम अभी कायम है। फिलहाल अवस्था ऐसी है
कि एनडीए में कोई नहीं है और कुछ ऐसी ही अवस्था यूपीए की भी है, क्योंकि यूपीए में भी कोई नहीं है। सामना में आगे कहा कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं कमी है। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक की पार्टी और नेता बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए है उसमें ये लोग शामिल नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी इन पार्टियों को यूपीए में शामिल किए हुए बिना विपक्ष का बाण सरकार पर नहीं चलने वाला। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की जांच में पता चला कि असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल के मरकाजुल मारिफ द्वारा संचालित 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक बाल संरक्षण गृह को तो उस एनजीओ से फंड्स मिले जिसकी वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक्स की जांच चल रही है। एनसीपीसीआर ने कहा कि उसकी इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि इन 6 बाल संरक्षण गृह में 778 बच्चे रह रहे हैं और करीब 300 बच्चों का कोई पता ठिकाना ही नहीं। बदरुद्दीन अजमल ने इस बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की है। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध उनके बायो में बताया गया कि इनमें 1010 बच्चे रह रहे हैं। मरकाजुल मारिफ की वेबसाइट पर इनमें 1080 बच्चों के होने की बात बताई गई है। इस तरह से संस्था द्वारा दी गई जानकारी और अन्य आंकड़े अलग अलग हैं। एनसीपीसीआर का कहना है कि बाकी के 300 बच्चों के बारे में पता करना आवश्यक है। अजमल की संस्था को IHH नामक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से धन प्राप्त हो रहा है। साथ ही बच्चों की एक सूची भी मिली है जिन्हें इस धन का फायदा मिल रहा है। 2017 की एक सूची के अनुसार इन बच्चों को IHH स्पॉन्सर कर रहा है। इस एनजीओ से तुर्की में ही पूछताछ चल रही है क्योंकि उसके अलकायदा से जुड़े होने की बात सामने आई है। आयोग ने अभी तक उन बच्चों के डिटेल्स को लेकर कुछ नहीं बताया जिन्हें इस एनजीओ ने स्पॉन्सर कर रखा है। आयोग का कहना है कि इन गृहों में 302 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और उनके बारे में पता किया जा रहा है। जांच के बाद असम और मणिपुर की सरकारों को सौंपी गई रिपोर्ट में एनसीपीसीआर ने कहा इन बाल संरक्षण गृहों में किशोर न्याय अधिनियम 2015 सहित कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहां के अनहाइजेनिक टॉयलेट्स, लड़कियों के लिए असुरक्षा, बॉस के डंडे से दंड देने सहित कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। इनमें से कईयों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। इसका निर्माण भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देशों के तहत नहीं किया गया। इससे बच्चों को प्रताड़ित किए जाने की आशंका है। कर्मचारियों ने भी स्वीकारा है कि बच्चों को शारीरिक रूप से दंड दिए जाते हैं। एक बाल संरक्षण गृह में तो पुरुष कर्मचारियों को बच्चियों के साथ कमरे में घूमते हुए देखा गया और वो वहां भी घूम रहे थे जहां ये बच्चियां सोती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इन बच्चियों की प्रताड़ना की आशंका है। आयोग की रिपोर्ट के बाद दोनों राज्य सरकारों पर कार्रवाई का दारोमदार है। अजमल के 5 बाल संरक्षण गृह असम के धुबरी, गोलबरा और नगांव, जबकि एक मणिपुर के थौबल में है। इन सभी का नाम मरकज दारुल यातमा रखा गया है। बच्चों के मेडिकल के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। बच्चों के बायोलॉजिकल गार्जियंस को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बच्चों की केस हिस्ट्री नहीं तैयार की गई। जिन जिन क्षेत्रों के जिन कर्मचारियों को वहां नियमानुसार होना चाहिए वो नहीं थे। आयोग ने बताया कि कई जगह तो उसे सूचनाएं भी ठीक से नहीं दी गई, जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए। आयोग ने इस पर आश्चर्य जताया कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद उन्हें राज्य सरकारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्त क्यों मुहैया कराया गया। बच्चों के लिए सुरक्षा नीति, खान पान, मेडिकल और डेली रूटीन को लेकर कुछ तय मानक हैं जिनका वहां पालन नहीं किया जा रहा था। इसी महीने में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल द्वारा संचालित अजमल फाउंडेशन के खिलाफ असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। गुवाहाटी के सीपी MS गुप्ता ने बताया कि ये मामला सत्यरंजन बोरा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दायर किया गया था, जिसने एनजीओ पर विदेशी फंड प्राप्त करने और संदिग्ध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 1 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। लेकिन हकीकत तो यह है कि किसानों के बीच न तो कम्युनिकेशन चल पा रहा है और न ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म।
कांग्रेस अगर कोई कोशिश करती भी है तो किसान उसे सुनने को तैयार नहीं होते। यही वजह है कि किसानों ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने बीच से खदेड़ दिया। कांग्रेस की इन्हीं सब कमजोरियों पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान तो भोले भाले हैं, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को उठाना चाहिए और कानूनों के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन में एक रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले हैं, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं। जागो, पदयात्रा में शामिल हो जाओ और इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाओ। तलेन में कांग्रेस नेताओं द्वारा 3 कृषि कानूनों और जिले के किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में दांडी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा तलेन से भोपाल रवाना हुई। इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में किसानों के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इसका समापन 28 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा भवन पर होगा। दिल्ली की कई सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का महीना पूरा हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकल नहीं पाया। सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर रीलॉन्च होना है और प्रियंका वाड्रा को यूपी में। इस बीच कांग्रेस का स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। मौका मिला तो कांग्रेस ने पत्ते खेल दिए। कांग्रेस का ये पत्ता है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मिलीजुली खिचड़ी। यूपी के गांवों में, शहरों में प्रियंका वाड्रा गौ माता की रक्षा के नारे लगाएंगी और राहुल गांधी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन ये सब बीजेपी की नकल पर हो रहा है। एक तरीके से ये स्थापना दिवस से कांग्रेस यूपी में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 दिन तक यात्रा करने को भी कहा गया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे और कांग्रेस का पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रवाद को लेकर नया प्रयोग करने जा रही है। जनवरी 2020 में कांग्रेस की फिर से कमान संभालने की तैयारी कर रहे राहुल गांधी और साथियों के लिए स्थापना दिवस का कार्यक्रम तैयारियों वार्म अप सेशन की तरह लग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और नेताओं को कांग्रेस में ऑनलाइन कैंपेन सेल्फी विद तिरंगा के लिए भी पहले से ही कमर कस लेने को कहा गया। कांग्रेस नेतृत्व सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदुत्व के छिटपुट प्रयोगों से गुजरते हुए अब राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगा है। लगता है कांग्रेस नेतृत्व शिद्दत से ये महसूस करने लगा है कि संघ और बीजेपी के प्रभाव में देश की राजनीति राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती फिरती सिमटती रह गई है। किसानों के भयंकर सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने के बावजूद देश का राजनीतिक माहौल ऐसा बन चुका है कि न तो लेफ्ट का मार्क्सवाद चल पा रहा है और न ही कांग्रेस का पसंदीदा सेक्युलरिज्म। समाजवाद तो पहले से ही अपना चोला बदल चुका है। जातीय राजनीति में जकड़ा हुआ है। गुजरात से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग शुरू किया और इस साल 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम चल रहा था तो ट्विटर के जरिए हिंदुत्व से भी मजबूती से जुड़ने की काफी कोशिश उन्होंने की। क्योंकि सारी कोशिशें एक के बाद एक नाकाम होती जा रही हैं, इसलिए तय ये हुआ कि एक बार वो नुस्खा भी आजमा कर देख लिया जाए, जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी पहले पार्लियामेंट और अब पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करते हुए अमित शाह के स्वर्णिम काल के सपने की तरफ तेजी से रफ्तार भरने लगी है। जब राहुल गांधी की ताजपोशी की फिर से तैयारियां हो रही होंगी, प्रियंका वाड्रा यूपी के तूफानी दौरे पर होंगी। तारीख तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये प्लान जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते का है। किसानों के आंदोलन के बीच 24 दिसंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश में प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। प्रियंका गांधी की ये कोशिश भी किसानों के साथ वैसे ही जुड़ने की रही जैसा अब तक वो CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन के लोगों के साथ खड़े रहने, बलात्कार पीड़ितों और सोनभद्र में नरसंहार के शिकार पीड़ित परिवारों से जुड़ने की कोशिश कर चुकी हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से स्थापना दिवस को लेकर जो सर्कुलर भेजा गया, उसमें राज्य इकाइयों और नेताओं को तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन सेल्फी विद तिरंगा भी ज्वाइन करने का फरमान है। लेकिन तब का क्या होगा जब
सवाल उठेगा कि कांग्रेस तो तिरंगा यात्रा के नाम पर पार्टी के झंडे का इस्तेमाल कर रही है और लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रही है। जैसे नेताजी शब्द सुनते ही सुभाष चंद्र बोस की छवि सामने आ जाती है, ठीक वैसे ही तिरंगा शब्द तो हमेशा से ही राष्ट्रीय ध्वज को बोध कराता है। कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से राज्य और जिला इकाइयों को स्थापना दिवस के मौके पर रचनात्मक अभियानों को लेकर सोचने को कहा गया और तिरंगा यात्रा और सेल्फी विद तिरंगा जैसे और भी कार्यक्रम की अपेक्षा की जा रही है। अब तो ये लगने लगा है कि जैसे राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ कदम आगे बढ़ा रही कांग्रेस के कैंपेन में हिंदुत्व का तड़का भी लगेगा ही। फिर तो ऐसा लगता है अगर मिशन कामयाब नहीं हो सका तो जल्द ही कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम के रूप में नजर आने लगेगी।